अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। अब से कोई ठीक 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा कि मैंने एक वीलॉग, एक वीडियो की जिसका उन्वान था वाई इमरान खान इज़ अनएक्सेप्टेबल टू अमेरिकन एंड इंडियन इस्टेब्लिशमेंट्स। उसके ऊपर बहुत बहस हुई। अब तक उसे कोई ऑलमोस्ट 1 लाख लोग, 100,000 के करीब उसे लोग देख चुके हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, वर्ल्ड वाइड। और उसके ऊपर कोई 1600-1700 कमेंट्स हैं। बहुत हीटेड उसके ऊपर डिबेट हुई। उसमें बहुत से इंडियन जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट्स भी किए। और उनके कमेंट्स में क्योंकि मेरा बुनियादी क्वेश्चन ये था कि इमरान खान से हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ के जो लोग ओपिनियन लेते हैं, वो इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। उसके शुरू में मैंने ये भी कहा था कि मैंने बहुत सोचा कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। मैंने इन दी एंड एक पोलाइट डिप्लोमेटिक टर्म इस्तेमाल की, अनएक्सेप्टेबल। लेकिन बुनियादी तौर पे जो इमोशन हम देखते हैं हिंदुस्तान की तरफ से, उसमें शदीद नफ़रत का, डिटेस्ट करने का और कंटेम्प्ट का, एक हकारत का जज्बा, एक फीलिंग जो है आप देखते हैं। तो जो उस पर डिबेट हुई उसमें इंडियंस ने कहा नहीं, हम बिल्कुल भी इमरान खान को कुछ समझते ही नहीं हैं, यानी हम नफ़रत नहीं करते हैं। लेकिन ये और बात है कि जिस तरह से वो कमेंट्स किए गए, उसके टोन एंड टेनर में नफ़रत, हकारत, हेट्रेड जो है वो बड़ा विजिबल भी है। और साथ ही साथ एक डिनाइल की फीलिंग है कि चूंकि हम तो पाकिस्तान को ही कुछ नहीं समझते, तो हमने इमरान खान को किस खातर में लाना है। बट आई इंसिस्ट ऑन माई बेसिक पैराडाइम एंड स्टेटमेंट कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और वो तमाम पॉइंट ऑफ व्यू जो RSS और BJP के करीब पाया जाता है, वो इमरान खान से शदीद नफरत करता है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी ज़्यादा। हालांकि ट्रेडिशनली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसे स्पाइनल कॉर्ड समझा गया और वो हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की नफ़रत का हदफ रहा है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में इसमें एक फ़ंडामेंटल तब्दीली आई है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे भी कम गुस्सा है, इमरान खान से ज़्यादा नफ़रत पाई जाती है। ऐसा क्यों है? मेरा वो वीलॉग उसी हवाले से था। उस वीलॉग में मैंने बहुत सा बैकग्राउंड दिया इमरान खान और नरेंद्र मोदी और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक इंटरेक्शन का, कि वो कैसे डेवलप हुआ, उसकी अहमियत क्या है। और चूंकि मैंने उसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगाई थी, मैंने कहा था कि मैं इसी किस्म का एक वीलॉग फिर करूँगा अलॉन्ग विद दी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, जो आपको इन आइडियाज़ की या इवेंट्स की एक एवोल्यूशन को देखने में मदद करेगा। तो ये वो वाला वीलॉग है। और जो डिबेट अभी है, मैं पॉइंट्स मैंने बहुत से लिखे हैं, साथ साथ देखता चला जाऊँ, सो दैट देयर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ थॉट एंड आइडियाज़। ये डिबेट जो मैं छेड़ रहा हूँ, ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 माह में जो कुछ हुआ है रजीम चेंज ऑपरेशन में, उसमें हम आम तौर पे सोचते तो अमेरिका का है, बरतानिया का है, लेकिन उसका मेन बेनिफिशरी जो है वो हिंदुस्तान भी है। अमेरिका, बरतानिया का जो मेन मकसद है कि इस खत्ते के अंदर हिंदुस्तान को एक फ्री हैंड मिले, हिंदुस्तान को डोमिनेशन हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान की मार्केट भी हो, हिंदुस्तान के डोमिनेशन जोन में भी हो। और उनकी तमाम हिकमत अमली और थिंकिंग ये है, स्ट्रेटिजिक थिंकिंग ये है कि चीन को कंटेन करने का तरीका ही ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस और डोमिनेशन में हो और हिंदुस्तान को कॉन्फ्रंट ना करे। ये और बात है कि हिंदुस्तानी चूँकि पाकिस्तान को इतनी हकारत से देखते हैं, कॉन्डेसेंडिंग तरीके से देखते हैं, इतनी नफ़रत करते हैं, और अपने ऊपर इस वक्त वो समझते हैं कि हम एक ऐसे गॉड कॉम्प्लेक्स में जा चुके हैं कि वो समझ रहे हैं कि हम दुनिया की गालबन सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं, ये बनने वाले हैं, ये दुनिया हमारे बाहर फंक्शन नहीं कर सकती। कि वो इन स्ट्रेटिजिक पैराडाइम्स को जिस लेंस से अमेरिकन और ब्रिटिश इस रीजन को देखते हैं, जिस लेंस से चाइनीज़ देखते हैं, खुद इंडियन इस्टेब्लिशमेंट देखती है, उससे एक आम हिंदुस्तानी उसको नहीं देखता। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर पाकिस्तानीज टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ और उसके अंदर पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने क्या रोल प्ले किया, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को ठीक तरह से अंडरस्टैंड करें और फिर हम समझ सकेंगे कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है और आगे गालिबन क्या होने जा रहा है। इमरान खान, हाँ, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान गुज़िश्ता चंद दिनों से ये कहते हुए पाए गए हैं और कह रहे हैं, और जिसके ऊपर बड़ी किट लग रही है PMLN की तरफ से, मीडिया की तरफ से, कि अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी उनके ख़िलाफ़ हुई रजीम चेंज ऑपरेशन की, वो अमेरिका से नहीं हुई बल्कि पाकिस्तान से उसको जनरल बाजवा और उनके साथियों ने उसे एक्सपोर्ट किया। ये बहुत हद तक सही भी है, लेकिन लेट मी मेक अ मोर इंफॉर्मेटिव कमेंट ऑन इट, मोर विच विल हेल्प यू। इमरान खान एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं who sees a future and who has a future and who can be the Prime Minister of Pakistan once again। और उनको अब अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि जब तक अमेरिका के अंदर उनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस नहीं रुकती,
वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे। और अमेरिका के अंदर कुछ हल्का असर ऐसे हैं भी जो ये समझते हैं कि इमरान खान को एंगेज किया जा सकता है। इमरान खान दुश्मन नहीं है, इमरान खान उतना अनरीजनेबल नहीं है जितना कि उसको दिखाया गया है। और वन ऑफ द बिगेस्ट जो एक पॉजिटिव फोर्स है वो पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर हैं गुज़िश्ता चंद महीनों से, मिस्टर ब्लूम। और ब्लूम जो हैं उन्होंने वाशिंगटन को कन्विंस करने में बड़ा रोल प्ले किया है कि इमरान खान बहुत पॉपुलर है, इमरान खान के साथ पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया, पढ़े लिखे लोग और यूथ खड़े हुए हैं, और हमें इमरान खान को भी जहनी तौर पे एक्सेप्ट करने में कोई ख़तरा नहीं है हमारे लिए। और आपने देखा कि अभी हाल ही में गुज़िश्ता 48 घंटे में आपने देखा कि एक बार फिर एम्बेसडर ब्लूम की मुलाकात फवाद चौधरी के साथ हुई है। फवाद चौधरी ने उसके हवाले से बड़े पॉजिटिव किस्म के कमेंट्स भी किए हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी भी एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश कर रही है। अभी कुछ चीज़ें डन नहीं है कि आप ये कह सकें कि मामला डन हो गए हैं, वाशिंगटन ने इमरान खान को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी ज़रूर है कि इमरान खान को उतनी बुरी तरह से ना देखा जाए वाशिंगटन से जितना कि इससे पहले उन्हें देखा गया है। बट मूविंग फॉरवर्ड, इमरान खान के बारे में जिस किस्म के इमरान खान की हुकूमत के बारे में जिस किस्म की फीलिंग्स पैदा हुई सब्सिक्वेंटली, जिनका इजहार आपने बहुत देखा, ये फीलिंग्स जो हैं उनके इलेक्शन से पहले पैदा हो गई थी। पाकिस्तान में इलेक्शन हुए 25 जुलाई 2018 को, उससे पहले जो 2 महीने गुजरे हैं जून जुलाई के, उसमें बड़ा मैसिव प्रोपेगेंडा हुआ हिंदुस्तान के अखबारात में, बरतानिया के अखबारात में, अमेरिका के अखबारात में, इदारिये लिखे गए, ख़ास करके ऑपेड्स और ओपिनियन पीसेस बहुत से लोगों ने लिखे, इंटेंस। और मेरे साथ जो मेरे टेलीविज़न टीम की प्रोड्यूसर थी, उसमें मेरे जो प्रोड्यूसर थे उस वक्त सीनियर प्रोड्यूसर ताहिर ख़ान, उन्होंने एक कंपाइलेशन इसकी डेवलप की थी बिफोर द 25 जुलाई इलेक्शन इन पाकिस्तान कि 100 से ज़्यादा इंतहाई ताकतवर ऑपेड पीसेस अपीयर हुए हिंदुस्तान में, बरतानिया में, अमेरिका के अंदर। और मैं कुछ उनमें से कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा भी दूँ, जिनका फोकस ये था कि इमरान खान एक पाकिस्तानी फ़ौज का पोस्टर बॉय है, ये फ़ौज की साजिश है, ये इस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा है, और इसको ज़बरदस्ती पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। और इसका प्राइम मिनिस्टर बनना जो है वो ख़ित्ते के लिए बड़ा गलत साबित होगा, ख़ास करके हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के लिए। ये लिबरल नहीं है, ये फैनाटिक है, ये तालिबान खान है, एंड सो ऑन। एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। उस पर यह कहना ज़रूरी है कि ये इतनी ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी थी ऑपेड पीसेस की और एनालिसिस की जो इमरान खान के और पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शन के ख़िलाफ़ छपे, ये कभी भी स्पॉन्टेनियस, ऑर्गेनिक और नेचुरल नहीं होते। इसमें क्लियरली आपको ताकतवर लॉबिस्ट फर्म्स जो हैं उनका हाथ और उनका रोल जो है वो नज़र आ रहा था। तो कहीं पर कोई ताकतें ऐसी थीं जो इंतहाई नाखुश थीं। और मैंने कोई 10 या 9 जुलाई को मेरे ट्विटर हैंडल के अभी भी टॉप के ऊपर ये ट्वीट मौजूद है, जिसमें मैंने ये कहा था कि जो इंटेंस प्रोपेगेंडा हो रहा है इन इलेक्शंस के हवाले से, उसका मकसद ये है कि इन इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए और जो आने वाली हुकूमत है उसके सर्वाइवल को और उसकी फंक्शनिंग को बहुत मुश्किल बना दिया जाए। और आपने ये देखा कि इमरान खान की हुकूमत को पहले दिन से ही एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकी, जिसकी मज़ीद डिटेल्स भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ख़ास करके आपको पता है कि जब प्रेसिडेंट बाइडन की गवर्नमेंट आई जनवरी 2020 में, तो इमरान खान को बिल्कुल भी वाशिंगटन से, वाइट हाउस से लेजिटिमेसी नहीं मिली, उनसे किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखा गया। कई दफ़ा अमेरिकन कहते हैं कि ये पता नहीं कैसे हुआ, ये प्रेसिडेंट बहुत बिजी था, ये हो गया, वो हो गया, इंटरनल इशू से, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इमरान खान ने अमेरिका के नए प्रेसिडेंट को कंग्रेचुलेट करने के लिए, एंगेज करने के लिए कई हफ्तों महीनों तक कोशिश की, लेकिन उन्हें वो कंग्रेचुलेटरी मैसेज कन्वे करने की, जो रस्मन एक बात होती है कि आप इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि आपने कंग्रेचुलेट करना है, दूसरी साइड आपको कॉल बैक करती है, 10-15 मिनट की, मैक्सिमम 5 मिनट की भी डिस्कशन हो सकती है। वो 5 या 10 मिनट की डिस्कशन प्रेसिडेंट बाइडन के वाइट हाउस की और इमरान खान की कभी नहीं हो सकी, बावजूद इसके कि इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमरान खान को बड़े ही भरपूर तरीके से एंगेज किया, उनको वाइट हाउस में वेलकम किया। फर्स्ट लेडी ने और प्रेसिडेंट ने उनको बड़ा वार्मली एम्ब्रेस किया और उनको बड़ी इज्जत दी थी। तो बहरहाल अब मैं आ जाता हूँ इंडिया की इस सारी चीज़ में। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सीड्स फॉर द डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ द इमरान खान गवर्नमेंट जो हैं वो पहले प्लांट कर दिए गए थे 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से पहले। बट मूविंग फॉरवर्ड, और ये चीज़ भी बड़ी क्लियर है कि हिंदुस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे नथी जो लॉबीज़ थी, उन्होंने इमरान खान को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या बगल बच्चे की हैसियत से देखा। लेट्स मूविंग फॉरवर्ड,
हाँ, इसके साथ ही अब हमें हाइंडसाइट में अच्छी तरह से पता है कि जो दूसरी पैरेलल साजिश हो रही थी वो ये थी कि जनरल बाजवा अपनी टीम के साथ ये इंश्योर कर रहे थे कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो सिंपल मेजॉरिटी ना ले सके। और आरटीएस को मेरे एनालिसिस से बंद किया गया, बिकॉज मैं इलेक्शन सेल का हिस्सा था दुनिया न्यूज़ में। आरटीएस को रात के 11 बजे बंद किया गया ताकि पंजाब के अंदर 15 एक सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ की मारी जाएं, ताकि तहरीक इंसाफ बग़ैर सपोर्ट के, छोटे फैक्शंस की सपोर्ट के, जो इस्टेब्लिशमेंट के फैक्शंस थे उनकी सपोर्ट के बगैर आज़ादाना तौर पे हुकूमत जो है वो ना बना सके। लेकिन इमरान खान ने 25 जुलाई 2018 को जो अपनी विक्ट्री स्पीच की, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स विजिबल हो गए थे, उसमें उन्होंने एक बहुत तारीखी जुमला कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, आप एक कदम हमारी तरफ बढ़ाएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। इमरान खान के इलेक्शन में और प्राइम मिनिस्टर बन जाने के, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने गालिबन 18 अगस्त 2018 को, और उस दिन या उससे एक दिन पहले एक फॉर्मल लेटर, जो कंग्रेचुलेशन का, वेल विशेस का लेटर होता है, वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को भेजा, जिसमें अच्छी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया, उनको कंग्रेचुलेट किया गया। उसके चंद दिन के बाद सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के सेशन से चंद दिन पहले, गालिबन 16 या 17 सितंबर को या 14 सितंबर को, क्योंकि मैं नोट्स ये सामने मेरे लिखी हुई नहीं है चीज़ें, मैं अपनी मेमोरी से ये बात कर रहा हूँ, तो इमरान खान ने एक बहुत ही वार्म लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ही वार्मली उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का जो सेशन हो रहा है, हमारी ये रिक्वेस्ट आपसे है कि हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त सुषमा स्वराज साहिबा थीं और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी के दरमियान मुलाकात होनी चाहिए, आप उसकी इजाज़त दें। जब ये दोनों मुलाकात करेंगे तो साक के मिनिस्टर्स की जो इनफॉर्मल मीटिंग होनी है गालिबन न्यूयॉर्क में ही, उससे पहले अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो जाएगी तो एक एजेंडा सेट हो जाएगा साक के अगले समिट के लिए जो पाकिस्तान में होना है। हमारी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से आप नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला सकें। हम बड़ा चाहते हैं कि आप पाकिस्तान आएँ। आप पाकिस्तान आएँगे तो ना सिर्फ आप हमारी इज़्ज़त अफसाई करेंगे, हमारी इज़्ज़त होगी, बल्कि जो स्टक प्रोसेस है कॉम्पोजिट डायलॉग का ऑन ऑल दी इश्यूज़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, वो दोबारा शुरू हो सकेगा। हम आपसे एक सस्टेनेबल पीस जो है वो चाहते हैं। ये लेटर इतना परसुएसिव था इन द बेस्ट नॉर्म्स ऑफ द डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1-2 दिन के बाद इस लेटर पे उन्होंने रजामंदी की और हिंदुस्तान की फॉरेन ऑफिस, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA कहते हैं, उसने नोटिफाई किया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात होगी न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के साइड लाइन्स के ऊपर। लेकिन उस वक्त मैंने एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट से इस्लामाबाद में कहा, मैंने कहा आप तो कहते थे कि कभी भी हिंदुस्तानी कॉम्पोजिट डायलॉग नहीं शुरू करेंगे, इमरान खान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इमरान खान को लेजिटिमाइज़ नहीं करेंगे। वो ये कहते थे कि इमरान खान को इंडियन इस्टेब्लिशमेंट लेजिटिमेसी नहीं देगी, ये उनका कहना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने उनको कहा देखिए अब तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अलाउ कर दिया, उन्होंने कहा देखते रहो अभी भी कुछ ना कुछ होगा, ये कभी नहीं हो सकेगा, वो कभी भी इमरान खान को ऑक्सीजन ऑफ लेजिटिमेसी जो है वो नहीं देंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर, अगर 18 या 19 तारीख को गालिबन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने परमिट किया था सुषमा स्वराज और शाह महमूद कुरैशी की मीटिंग को, तो एक दिन के अंदर ही अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि ये मीटिंग नहीं हो सकती, उसे कैंसिल कर दिया गया। और उसकी 3 वजूहात उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक नौजवान को पाकिस्तानी फोर्सेस ने कत्ल कर दिया है, श्रीनगर के अंदर 3 कश्मीरी पुलिस ऑफिसर्स को अगवा करके कत्ल कर दिया गया है, और उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत, पाकिस्तान पोस्ट ने ऐसे स्टैम्प्स इशू किए हैं जिसमें कश्मीरी जो मिलिटेंट्स हैं उनको हुर्रियत पसंद दिखाया गया, और उसमें गालिबन एक टिकट, स्टैम्प टिकट ऐसा भी था जिसमें बुरहान वानी जो है उसकी पिक्चर थी। तो उसके साथ ही ना सिर्फ ये उन्होंने कहा, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्समैन थे रवीश कुमार, जिन्होंने प्रेस रिलीज़ भी किया, उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने इमरान खान को दहशतगर्द कहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान का दहशतगर्द चेहरा जो है वो एक्सपोज हो गया। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज कैंसिल कर देना मीटिंग को, मुलाकात ना होना तो होता रहता है डिप्लोमेटिक टर्म में, लेकिन दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को नाम लेकर दहशतगर्द करार देना जो है, ये एक सोचा समझा, मैं समझता हूँ, प्लान था जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सोचा। बिकॉज पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ख़त इस तरह से लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मजबूर हो गए। और ये हम आर्ग्यू ये भी कर सकते हैं कि जो सेकंड डिसीजन है इन टॉक्स को कैंसिल करने का, ये शायद खालिस्तन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नहीं, बल्कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट
एस्टैब्लिशमेंट उनके एडवाइज़र्स का था जिन्होंने ये डिसाइड किया कि इमरान खान को हिंदुस्तान और न्यू दिल्ली की तरफ से एक पाकिस्तानी लीडर की लेजिटिमेसी जो है वो नहीं दी जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग इंटरनेशनल रिलेशन में डीप नहीं है उसको नहीं समझते कि आपके जो इवन दुश्मन कंट्रीज़ होते हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके रीजन में, उनकी लेजिटिमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इमरान खान के लिए हिंदुस्तान जो कि बड़ा नेबरिंग कंट्री है उसकी लेजिटिमेसी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हिंदुस्तान की दी गई अप्रूवल और लेजिटिमेसी इमरान खान को इंटरनेशनल एरेना में अमेरिका के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी एक लेजिटिमेसी दे सकती थी। तो लगता यही है, और फॉरेन ऑफिस का जो जिन लोगों से मेरा रब्ता रहा उनका एनालिसिस यही था कि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को लार्जर थिएटर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में लेजिटिमेसी से रोकना चाहती है। बहरहाल पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से उस वक्त इसका बड़ा रद्द-ए-अमल हुआ। मैं स्क्रीन पे चीज़ें दिखा भी आपको सकता हूँ। जब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये एक्सप्लेन किया कि जिन स्टैम्प्स की तरफ बात की जा रही है वो तो बहुत पहले, जब इंटरिम गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, केयर टेकर सेटअप था, जून जुलाई में ये स्टैम्प्स उस वक्त इशू हुए थे, इनका पूरा अप्रूवल हो चुका था। ये कन्फ्यूजन है इंडियन फॉरेन ऑफिस के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माइंड में। इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्वीट करके बड़े अफसोस का इजहार किया, उन्होंने उनको बड़ी मायूसी का इजहार किया। और इसी किस्म का ट्वीट जो है मैं शायद आपको स्क्रीन पे दिखा सकूं, जो उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जनाब फवाद चौधरी साहब ने भी किया। ताहम उसके एक दो दिन के बाद इमरान खान साहब, चूँकि इमरान खान साहब पे ज़ाती हमला किया गया था इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, उनको दहशतगर्द करार दिया गया। हालांकि BSF के किसी जवान का मरना और कश्मीर के अंदर कोई पुलिस ऑफिसर्स का उठा लिया जाना, जो इन एनी केस बहुत ही सस्पेक्ट किस्म की चीज़ें लगती हैं। ये एक्सक्यूज़ जो दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, ये बिल्कुल भी कन्विंसिंग एक्सक्यूज़ नहीं है, ये बड़े सस्पिशियस इन नेचर लगते हैं। ये तो ऐसा है कि आपने एक चीज़ कैंसिल करनी थी, उसके लिए आपने एक हीला बहाना बनाया और आपने एक एक्सक्यूज़ ढूंढा, बिकॉज दो मुल्कों के दरमियान अगर एक इंपॉर्टेंट थॉ या ब्रेक थ्रू हो रहा है, इंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो रहा है जिसमें एक मुल्क की बहुत ख्वाहिश है, तो आप इन चीज़ों की वजूहात की वजह से, जिसमें ज़ाहिर है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का उससे कोई ताल्लुक नज़र आता है, कॉमन सेंस में है भी नहीं, तो आप उसको कैंसिल नहीं करते। बहरहाल इमरान खान ने एक दो दिन के बाद एक ट्वीट किया कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि छोटे लोग जो हैं वो बड़े ऑफिस को ऑक्यूपाई करते हैं। इशारा उनका डायरेक्टली नरेंद्र मोदी की तरफ था, गोके नाम उन्होंने नहीं लिया। नरेंद्र मोदी की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तो इमरान खान को नाम लेके दहशतगर्द करार दिया था। लेकिन उस वक्त भी मुझे कम अज़ कम ये महसूस हुआ और बहुत से लोगों को महसूस हुआ, और उस वक्त जो कि इमरान खान को ये ट्वीट भी नहीं करना चाहिए था। मेरी उन दोनों में हिंदुस्तान के एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेट पाकिस्तान में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर थे, नाम उनका अजय बिसेरिया था। मेरी एक दफ़ा उनसे मुलाकात होती रहती थी, लेकिन इस ट्वीट के चंद दिन के बाद वर्ल्ड बैंक के एक डिनर में इस्लामाबाद में मेरी उनसे मुलाकात हुई। हमने इसको डिस्कस किया। मैंने उनसे फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहा, उन्होंने उसकी बड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन दी वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान को ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था, बिकॉज रवीश कुमार ने जो ट्वीट किया वो तो एक फंक्शनरी था, और इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ने जब ये ट्वीट किया तो वो नरेंद्र मोदी के दिल में जाके लगाए, और मज़ीद ही मतलब चांसेस जो हैं किसी रिकवरी के या री एंगेजमेंट के यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, जब फरवरी में हिंदुस्तान ने पुलवामा के वाक़े के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बालाकोट स्ट्राइक की, उसको देखने के दो तरीके हैं। उसको अगर आप हिंदुस्तान के लेंस से देखें तो नरेंद्र मोदी ने जो वो कहते थे कि अगर दोबारा हम पे हमला होगा या दहशतगर्दी की जाएगी या खेला जाएगा हमसे तो हम बड़ा सख्त जवाब देंगे, तो उन्होंने एज़ पर हिज पब्लिक मैंडेट रिस्पॉन्ड किया। जब इसको पाकिस्तानी लेंस से आप देखते हैं तो पाकिस्तान में शक बहुत है कि पुलवामा भी एक क्रिएटेड इवेंट था। ये एक इल्ज़ाम है पाकिस्तानी साइड से, और जिस किस्म की नौयत का हमला पाकिस्तान प्रॉपर की टेरिटरी में एयर स्ट्राइक की गई इंडियन एयरफोर्स की एबटाबाद के करीब बालाकोट में, ये दर हकीकत एक स्ट्रेटिजिक रीसेट की कोशिश थी। जिस तरह से इसराइल ने इराक़ और सीरिया में ग्रेजुअली उनकी एयर स्पेस पे कैप्चर किया और उसके बाद उसकी डोमिनेशन रही और एक मेजर पावर के तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लिया गया स्टार्टिंग फ्रॉम 1980s, तो हिंदुस्तान की भी यही एक स्ट्रेटेजिक रीसेट की कोशिश थी। पाकिस्तान का जो जवाब था उसके ज़रिए हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक रीसेट की एफर्ट को पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया। पाकिस्तान ने जो कौंसल स्ट्राइक की उसके बारे में जनरल बाजवा ने बाद में ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद इसमें उनका बहुत रोल था, लेकिन मैं बहुत ही वसूख से आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे लीस्ट रोल जो था वो जनरल बाजवा का था। इसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स का मेन रोल था, जिनके पास काउंटर स्ट्राइक करने का एक प्लान था। लेकिन जो मीटिंग हुई उस इंपॉर्टेंट बोर्ड रूम में विद इन 24 आवर्स विद इन 12 आवर्स ऑफ द इंडियन अटैक, उसमें जो लीडिंग रोल है वो उस वक्त के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ज़ुबैर हयात, जो 4 स्टार जनरल थे और जो एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन लीड करते हैं वॉर एफर्ट को,
उनका रोल था, जिनकी बड़ी डिसाइसिव पोजीशन थी, बल्कि उनको ये शक था कि उस कमरे में मौजूद बाज़ ऐसी अशख़ास हैं जिन्होंने शायद हिंदुस्तान को ये सिग्नलिंग की है या एक टैसिट अप्रूवल दिया है कि ऐसा हो सकता है। इशारा उनका मिलिट्री साइड के लोगों की तरफ था, उनका इशारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ हरगिज़ नहीं था। बहरहाल जो डिसाइसिव एक्शन था, जनरल बाजवा तो लाख कहते रहे कि वो मैं था, लेकिन हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ज़ाहिर है कि मालूम था कि जो डिसाइसिव एक्शन था वो इमरान खान, जनरल ज़ुबैर हयात, पाकिस्तान एयरफोर्स और असद उमर के डिसाइसिव वोट था वहाँ पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने काउंटर स्ट्राइक की, वरना हो सकता है पाकिस्तान काउंटर स्ट्राइक ना करता। अभिनंदन को फौरी तौर पे रिलीज़ करने का डिसीजन बड़ा वाइज डिसीजन था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल सिचुएशन हिंदुस्तान के अंदर बड़ी अनटेनेबल होती जा रही थी, और बहुत ख़तरा इस चीज़ का था कि वो अपने पॉलिटिकल प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए और अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज उनको लेने के देने पड़ चुके थे बालाकोट की स्ट्राइक के बाद, तो वो एक लार्जर कॉन्फ्रंटेशन जो है वो बड़े सगीर में पैदा कर सकते थे। और उस वक्त अमेरिका, चीन और बहुत से ममालिक जो हैं नेगोशिएशन करवाने में, मेडिएशन करवाने में शामिल हो चुके थे, जो क्लियरली कह रहे थे कि हिंदुस्तान कहता है कि मिसाइल स्ट्राइक्स करेंगे। गलबन ब्रह्मोस की पाकिस्तान की साइड से कहा जा रहा था कि वो 4 मिसाइल मारेंगे तो फिर हम 8 मिसाइल मारेंगे, एंड सो ऑन। बहरहाल अभिनंदन को रिलीज़ करना एक अच्छा डिसीजन था, और उससे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी की गुडविल मिली ना मिली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया में और सेलिब्रिटी जो सर्किट था उसमें इमरान खान को एक अच्छे वाइज स्टेट्समैन की हैसियत से देखा गया। मूविंग फॉरवर्ड, ऑन 5 अगस्त 2019 नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपने इलेक्शन प्रॉमिस को फुलफ़िल किया, जब उन्होंने आर्टिकल 370 को उन्होंने ख़त्म कर दिया, और हिंदुस्तान जो कि डिस्प्यूटेड, जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के तहत एक डिस्प्यूटेड स्टेटस था और अभी भी है, उसको इंडिया प्रॉपर में, उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके उसको इंडिया प्रॉपर में ज़म करने का फ़ैसला किया। ये फ़ैसला जहाँ नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल कमिटमेंट थी, वहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए बहुत ही एक डिफ़िकल्ट डिसीजन था, बिकॉज इससे पहले कश्मीर पे एक ऐसा स्टेटस को गुज़िश्ता 50-60 बरस में बन चुका था कि पाकिस्तान में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि कश्मीर पे कोई ब्रेक थ्रू होगा, या हिंदुस्तान कश्मीर की कोई 1 इंच स्पेस भी पाकिस्तान को देगा, या पाकिस्तान उसको मिलिटरीली या किसी फ्रीडम मूवमेंट के ज़रिए स्टेटस को चेंज कर सकता है। लेकिन बहरहाल वो स्टेटस को एक ऐसी पोजीशन पे था जिससे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर एंगेजमेंट हो सकती थी, बिकॉज हिंदुस्तान के स्टेटस को की एक विली निली एक एक्सेप्टेंस इस्लामाबाद में पाई जाती थी। लेकिन इस मस्कुलर एक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए ये बिल्कुल भी मुमकिन ना रहा कि वो इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल ना करें, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस पे, और उनकी पार्टी ने बड़ा रद्द-ए-अमल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल में इमरान खान की स्पीच, और अमेरिका के शहरों में, पूरी दुनिया के शहरों में, ख़ास करके ह्यूस्टन में, जहाँ नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान एक समिट मीटिंग हुई, हाउडी मोदी, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ा खर्चा करके एक काउंटर मूवमेंट चलाई, जिसमें नरेंद्र मोदी को हिटलर के साथ तशबीह दी गई, नाज़ी कहा गया, फैशिस्ट कहा गया, 18 व्हीलर ट्रक्स के ऊपर कार्टून रन किए गए, स्लोगन रन किए गए, जिससे हिंदुस्तान की जो लीडिंग जमात है RSS और BJP, उसने एक बार फिर उसको रीअफर्म हुआ कि इमरान खान हमारा एक बहुत बड़ा अज़ली दुश्मन है। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान का जो वेस्टर्न डिप्लोमेटिक सर्कल है, उसकी चैटर से ये अंदाज़ा होने लगा कि जनरल बाजवा जो है उनको एक स्टेट्समैन की हैसियत से देखा जा रहा है। इमरान खान के बारे में फीलिंग ये पैदा हुई कश्मीर के इशू के हवाले से कि इमरान खान डजंट गेट द बिगर पिक्चर, और कश्मीर पे अब इंडिया पीछे नहीं हट सकता। इमरान खान जो बार बार कहते हैं कि आर्टिकल 370 को ख़त्म हो, ये पागल है, जुनूनी है, ही फेल्स टू अंडरस्टैंड, डजंट हैव द बिगर पिक्चर, ही इज़ नॉट अ प्रॉपर स्टेट्समैन। और जो स्टेट्समैन है वो जनरल बाजवा है। सो जनरल बाजवा मसलसल इस सारी चीज़ से लगता है कि मसलसल की डिप्लोमेटिक मिशंस के साथ, कि उनकी गवर्नमेंट्स के साथ किसी तरह से इंगेज थे, जहाँ उनके बारे में एक बड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन ग्रो कर रहा था। सो मच सो कि इवन इंडियन जो मिशन है और इंडियन गवर्नमेंट के अंदर उनका एक बड़ा पॉजिटिव इमेज ग्रो कर रहा था कि जनरल, और कहा यह जा रहा था इन डिप्लोमेटिक सर्कल्स में कि वाइल इमरान खान इज़ अनरीजनेबल, जनरल बाजवा इज़ रीजनेबल, जनरल बाजवा अंडरस्टैंड्स इट, जनरल बाजवा गेट्स इट, और जनरल बाजवा इज़ द मैन टू डिलीवर पीस इन साउथ एशिया। जो सीज़ फायर हुआ है 2020-21 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, वो खालिस्तान जनरल बाजवा की एफर्ट्स, उनके गुड ऑफिसर्स की वजह से हुआ है। वो इमरान खान गवर्नमेंट के, नरेंद्र मोदी की सिविल गवर्नमेंट्स का आपस में इंटरेक्शन नहीं था, बल्कि ये मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव था, जिसका तमाम क्रेडिट जो है वो जनरल बाजवा पे जाता है। लेकिन इन हाइंडसाइट अब आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट वाज रियली कुकिंग। अब
यहाँ तक जो मैंने बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई। अब क्वेश्चन जो पैदा होता है, अगर अभी आप कमेंट देखेंगे और इस वीडियो के ऊपर भी आप इंडियन से कमेंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत सख्त जज्बात आपको नज़र आएंगे। हालांकि कहा यह जाएगा कि हमारे कोई ऐसे जज्बात नहीं है, इमरान खान इज़ अ रिफ रैप। मैंने यहाँ पे आखिर में चंद जुमले कहने हैं, देन आई विल कंक्लूड एंड आई विल सी कि क्या इस पर रिएक्शन होता है। इंडिया पाकिस्तान में जो कुछ हुआ गुज़िश्ता 10 महीने में, जिस तरह से रिजीम चेंज किया गया, उससे पाकिस्तान की रीजनल और इंटरनेशनल सिचुएशन तो खैर बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हो गई है। और अगर पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इस रीजन में किसी को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है तो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट को आज बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। अब इंडियन इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑफ कोर्स द अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को जिस डायरेक्शन में चलाना चाहें बहुत आसानी से धक्का मार के चला सकते हैं, क्योंकि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट बीइंग क्लेवर, सुआव एंड सोफिस्टिकेटेड बिल्कुल बिहाइंड द सीन्स है। वो कोई विजिबल पोजीशन इसमें नहीं ले रहे, लेकिन वो क्लियर विनर हैं उस सारे प्रोसेस के जिसे जनरल बाजवा ने इनिशिएट किया, उसको वो लेकर चले और गालिबन बहुत देर से उसके ऊपर काम कर रहे थे। एक आम पाकिस्तान में तो तासुर यही है कि शायद इमरान खान के हटाए जाने से चंद महीने पहले DGISI की अपॉइंटमेंट के ऊपर कोई झगड़ा हुआ, लेकिन अब तक की तमाम इन्फॉर्मेशन ये क्लियर करती है कि जनरल बाजवा अपने इस मिशन के ऊपर बहुत देर से लगे हुए थे। कम से कम 2021 के दरमियान से बहुत ही एक्टिवली वो इमरान खान की हुकूमत को हटाने के ऊपर वो काम कर रहे थे। अब मैं ये समझता हूँ, बाकी सब लोग तो नहीं समझते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किसी स्टेज के ऊपर ताल्लुकात बड़े बेहतर हो जाएंगे और हो सकते हैं, लेकिन पीस कभी अनईक्वल नहीं होता। इस वक्त जो कोशिशें की जा रही हैं वो पाकिस्तान को एक बड़ा अनईक्वल पीस देने की कोशिशें हो रही हैं टोटल इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, जिसको कि लीड कर रहे हैं अमेरिकन। कहा तो कुछ भी नहीं जा रहा और छपता भी कुछ नहीं है, लेकिन उस हवाले से बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और एक तरह से पाकिस्तान का एक सेकेंड सरेंडर हो रहा है, जैसा 1971 में हुआ था उसी तरह का एक सरेंडर हो रहा है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी अनवाइज थिंकिंग है और ये सस्टेनेबल थिंकिंग नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम डिस्कशन करें और डिबेट करें और फिर मैं इसके ऊपर हो सकता है दोबारा भी एक वीडियो करूँ। थैंक यू सो मच।